गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ लिए थे। हम लोग रेजोनेंस ख़त्म कर दिए थे शायद। आज पढ़ेंगे रिस्पॉन्स कर्व, पहला टॉपिक। उसके बाद आएगा फिल्टर सर्किट, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर को कैसे हम लोग फिल्ट्रेशन करंट या वोल्टेज फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आएगा आपका ट्रांसफार्मर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसफार्मर का जो भी लॉसेस है वो सारी चीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखो रेस्पॉन्स कर्व ऑफ एलसीआर सर्किट। रेस्पॉन्स कर्व ऑफ एलसीआर सर्किट। रेस्पॉन्स कर्व किस चीज़ का रिस्पॉन्स कर्व? एलसीआर सर्किट का। सीकेटी मतलब सर्किट। ठीक है, तो कोई भी एलसीआर अगर सर्किट दिया हुआ है तो उसका रिस्पॉन्स कर्व कैसा होगा वो मेरे को दिखाना है। तो सबसे पहले जो भी है फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या क्या फार्मूला है बोलो? एक एक्सेल का फार्मूला है। एक्सेल मतलब क्या आता है बोलो? ओमेगा एल, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। दूसरा एक सी 1/ωc। ठीक है, अब Z मतलब R² प्लस XL माइनस XC²। ओके, ठीक है, और उसके साथ साथ I भी आएगा, V/Z। ये चारों, ठीक है, मेनली ये चारों। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखो ओमेगा, और यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर, मतलब Z, I, R, XL, XC, XL माइनस XC, सारे इतने सबको मेरे को प्लॉट करना है। ठीक है, R मतलब रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस चाहे ओमेगा का वैल्यू कुछ भी हो, मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है? नहीं करता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो रेजिस्टेंस को बस ऐसे लिखो, सिंपल R। ठीक है, उसके बाद आता है Z। ठीक है, नहीं एक्सेल आता है। एक्सेल मतलब ओमेगा एल। अब देखो एक्सेल ओमेगा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसका ग्राफ कैसे आएगा? एक्सेल का ग्राफ एक्चुअली ओमेगा नहीं, इसको लॉग ओमेगा लिखो। लॉग ओमेगा के साथ हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अगर ओमेगा होता तो स्ट्रेट लाइन होता, लॉग ओमेगा है मतलब ऐसे आएगा। ये किसका ग्राफ है? एक्सेल का ग्राफ है। ठीक है, ओके। अब एक सेकंड, इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये आएगा एक्सेल का ग्राफ। ठीक है, एक्सेल। XC का ग्राफ कैसे आएगा बोलो? XC का ग्राफ ऐसे आएगा, क्योंकि इन्वर्सली है प्रोपोर्शनल, तो XC ऐसे आएगा। अब देखो, जिस भी जगह पे XC और XL समान है, मतलब इक्वल है, XC और XL इक्वल है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। Z का वैल्यू क्या आ जाता है? R² रूट मतलब R। तो Z कैसे लिखोगे? Z को तुम लोग ऐसे लिखोगे, ऐसे। ठीक है, Z ऐसे, मतलब इसको थोड़ा सा सही तरीके से ड्रॉ करना होगा। एक सेकेंड, थोड़ा ड्राइंग थोड़ा ख़राब हो गया। XC ऐसे लिखो, R को थोड़ा सा नीचे लाओ। हाँ, अब बनाओ XL। अब सही है, अब बनाओ XL। ठीक है, उसके बाद बनाओ Z। ये बनाओ Z।
वाइड लाइन क्या है, z, ठीक है, क्योंकि z हमेशा z हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, एक्सएल या एक्सी या आर सबसे बड़ा होगा। z का वैल्यू r के साथ इक्वल कब होगा, अगर एक्सएल इजिकल टू एक्सी आ जाता है तो z इजिकल टू आएगा r, सही है। अब आएगा लास्ट एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी का ग्राफ कैसा होता है, देखो रेजोनेंस कंडीशन कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा रेजोनेंस कंडीशन, है ना। रेजोनेंस मतलब जहाँ पे एक्सएल और एक्सी का वैल्यू समान हो। देखो एक्सएल और एक्सी का वैल्यू यहीं पे समान होता है, ठीक है। अब एक्सएल माइनस एक्सी का ग्राफ कैसे आएगा, देखो इनिशियली जब भी ओमेगा कम होगा एक्सी बड़ा होगा, अगर ये कम हुआ तो ये ज़्यादा होगा और एक्सएल कम होगा, ठीक है। ओमेगा अगर कम हुआ तो एक्सएल क्या होगा, कम होगा और एक्सी ज़्यादा होगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी तब क्या होगा, नेगेटिव होगा, है कि नहीं। ओमेगा कम है, ओमेगा अगर कम है तो एक्सी ज़्यादा है और एक्सएल कम है, तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैं उल्टा लिखूं, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, ओमेगा अगर कम हुआ तो एक्सएल कितना होगा, ज़्यादा, एक्सी कैसे आएगा बोलो, एक्सी आएगा कम और एक्सएल माइनस एक्सी क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ते जाता है वैसे वैसे एक्सएल का वैल्यू ज़्यादा होगा, एक्सी कम होगा। ओमेगा जैसे जैसे बढ़ेगा, ओमेगा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल माइनस एक्सी पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ कैसे होगा बोलो, ओमेगा जब भी रेजोनेंस से कम होगा तब नेगेटिव होगा, जब ज़्यादा हो जाएगा तब एक्सएल ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। अब ओमेगा के इस साइड वाले सर्किट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट और ओमेगा के राइट साइड वाले सर्किट को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। अगर ओमेगा ये मैं लिखूं तो इसका नेगेटिव वाले सर्किट को कैपेसिटिव सर्किट और राइट वार्ड को इंडक्टिव सर्किट, ठीक। पावर इन सीरीज एलसीएस सर्किट, तो ये वाला खत्म हो गया रिस्पांस कर्व। अब नेक्स्ट चलते हैं पावर इन सीरीज एलसीएस सर्किट, पावर इन सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। अगर मैं पावर का बात करूँ तो पावर मतलब P इजिकल टू क्या आता है, V इंटू आई या E इंटू आई, E इज EMF एंड I इज करेंट। लेट्स एज्यूम कोई भी एक सर्किट में, बैक लेके क्यों बैठा हुआ है, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ, जैसे V नॉट साइन ओमेगा टी में लिख रहा था वैसे ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ। और करंट को मैं लिख सकता हूँ I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ऐसे क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि कोई भी सर्किट में करंट चाहे लीड करेगा या तो लैग करेगा। मैंने लिया क्या कि करंट लीड कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है, 5 एंगल से, है ना। देखो मैंने बताया था कि पावर मतलब V इंटू आई होता है, V मतलब E मतलब E नॉट साइन ओमेगा टी, I मतलब I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या माइनस फाई भी कर सकते हो प्लस फाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसको लिखो E नॉट I नॉट, बाकी तो लिख ही सकते हो, साइन ओमेगा टी को इधर लिख सकते हो और इसको भी यहाँ लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकते हो। अगर इसको पावर लिखोगे तो P एवरेज किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकाला जाता है, उसको इंटीग्रेशन करो dt बाई टी, है ना। एवरेज ऐसे निकाला जाता है P इंटू डी टी बाई डी टी, क्योंकि करंट के टाइम में भी मैंने लिखाया था I डी टी बाई डी टी, सिंपल सा चीज़ है P डी टी बाई डी टी। अब देखो P डी टी को लिखो तो यहाँ इसको लिखो, अच्छा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको चाहे तो तुम लोग साइन सी साइन डी के टर्म में लिख सकते हो, या नहीं तो फिर साइन स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, साइन सी साइन डी वाला फॉर्मूला याद है किसी को, 2 इंटू साइन सी साइन डी,
अगर वो वाला याद है तो सही है, नहीं तो फिर ऐसे लिखो, इसको तोड़ दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं सीधा मैं इसको अभी हटा रहा हूँ, इधर इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अगर इसको देखो तुम लोग तो ई नॉट आई नॉट को तो ऐसे ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ओमेगा डी इसको क्या लिख सकते हो, कॉस फाई। और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ऐसे लिख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो अगर इसको तुम लिखो ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस है ना, ऐसे तो लिख सकते हो। और इसको बोलो, इतना तक तो सबको आता होगा, कोई प्रॉब्लम है ये जगह पे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। अब एक चीज़ है कि तुम लोग को पता है कि कोई भी साइनोसॉइडल वेव हो, चाहे वो साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, इस टाइप के वेव के लिए नेट पावर मतलब कि एवरेज पावर क्या आता है, 0। तो इस जगह में भी 0 होगा क्योंकि 2 ओमेगा टी है, और ये वाला टर्म भी क्या होगा, 0 होगा। तो बचा कौन सा वाला टर्म, ई नॉट आई नॉट 1/2 कॉस फाई, यानी कॉस फाई बाई 2 बचा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो इसको मैं डालूंगा कहाँ, पी एवरेज की जगह में डालूंगा। ध्यान से देखो एक बार, मैं इसको इधर डाल रहा हूँ, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई, डी टी को डी टी रहने दो, 0 से टी, नीचे भी डी टी। एक सेकेंड देख लो, एक बार देख लो। देखो ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है जो कांस्टेंट होता है, आई नॉट भी मैक्सिमम वैल्यू है जो कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट है, कॉस फाई, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, वो भी एक कांस्टेंट ही है। तो वेरिएबल क्या है, टी। तो टी का टर्म तो यहाँ पे कोई नहीं, कहीं पे भी नहीं है, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई, ये तो यहाँ पे तो टी का टर्म है ही नहीं। तो अगर टी वाला टर्म नहीं है तो इसको, एक सेकेंड एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ सिलेक्ट करके, इसको मैं थोड़ा हटा के लिख देता हूँ यहाँ। देखो तो ये पूरे टर्म को, मतलब कि ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये वाला पूरा टर्म, ये पूरा टर्म को मैं कहाँ लिख सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन के बाहर। उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डी टी, नीचे भी क्या है, डी टी, डी टी डी टी क्या होगा, कैंसिल। तो अल्टीमेटली बचा कितना, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई, समझे हो? बचा कितना, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई। सही से समझे हो, सही से समझे हो पूरा? क्योंकि ये वाला जो भी टर्म है, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन थीटा कॉस 5 थीटा कॉस 4 थीटा, स्क्वायर छोड़ के, स्क्वायर था, स्क्वायर को इसलिए मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्म किया, स्क्वायर को 0 नहीं करना है। लेकिन स्क्वायर का अगर पावर नहीं हो, 2 ओमेगा 3 ओमेगा 5 ओमेगा 4 ओमेगा, अगर ऐसा हो तो उसको क्या कर देना है, सीधा सीधा लिख दो 0, ठीक है, डन, ठीक है। तो ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई, ये आया आपका एवरेज पावर। अगर एवरेज पावर ऐसा आ रहा है, एक बार लिख लो, जल्दी लिखो, नेक्स्ट पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस थीटा। अब चलते पी एवरेज मैं क्या लिखा रहा था कि ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस थीटा
E naught by root 2 is ERMS. Done. This is an important formula. P average is equal to ERMS IRMS cos theta. For a resistive circuit, for a purely resistive circuit, P average is equal to ERMS into EIRMS. Okay. Done. For inductive or capacitive circuit, obviously purely capacitive circuit, theta equal to 90, that means P average should be what? 0. कैपेसिटिव और इंडक्टिव के लिए थीटा 90 होता है, तो पी एवरेज कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो, ऐसे तो पी का फॉर्मूला क्या आना चाहिए? V इंटू आई। अब अगर आई को कोई डिवाइड करे, आई का मैंने एंगल क्या बताया था? V के साथ फाई बताया था। तो देखो, V अगर इधर होगा तो आई वाला किधर होना चाहिए? यहाँ पे। दोनों के बीच में एंगल फाई। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैं V लिख रहा हूँ और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो एंगल क्या बन रहा है दोनों के बीच में? फाई का एंगल बन रहा है। देखो, एक है ओमेगा टी, दूसरा है ओमेगा टी प्लस फाई, तो दोनों के बीच वाला एंगल कितना आ रहा है? फाई। अब अगर आई को तुम लिखो ऐसे, दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, एक ये वाला कंपोनेंट आई कॉस फाई, दूसरा ये वाला आई साइन फाई। तो देखो, पावर में कौन सा वाला कंपोनेंट आ रहा है? कॉस फाई वाला आ रहा है। साइन फाई वाला आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। विच कंपोनेंट? वाटलेस, मतलब इसके लिए पावर नहीं आता। ठीक है, इसके लिए हम लोग को पावर नहीं मिलता। तो वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे को एग्जाम में शायद मैंने बताया था। ठीक है, वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। परसों? क्यों? 5-6 दिन के लिए? ओके। नेक्स्ट लिखो क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट लिखो क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। लिखो ये वाला। नेक्स्ट लिखो क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर।
ठीक है, लिखो Q फैक्टर Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस L और C, वोल्टेज दैट इज VL और VC बाय VR एट रेजोनेंस। दिस शुड बी डिफाइंड, क्योंकि रेजोनेंस पे ही क्या होता है, रेजोनेंस पे ही VL और VC सेम होता है, रेजोनेंस पे ही VL और VC सेम होता है। कैसे? रेजोनेंस पे मैंने पिछले दिन कहा था कि XL इज इक्वल टू XC होता है। अगर रेजोनेंस पे XL और XC सेम होगा तो दोनों को तुम I से मल्टीप्लाई करो तो I इंटू XL शुड बी इक्वल टू वाट, I इंटू XC होगा। I इंटू XL मतलब VL इज इक्वल टू VC। जैसे I इंटू R V होता है, वैसे ही I इंटू XL क्या होता है, VL। VL मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और VC मीन्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो VL बाई VR या फिर VC बाई VR कुछ भी लिख सकते हो। तो इसको कैसे लिख सकते हो, VL को I नॉट ओमेगा L, XL मतलब ओमेगा L, I इंटू ओमेगा L या I इंटू ओमेगा L भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और IR को क्या लिख सकते हो, VR को क्या लिख सकते हो, IR। तो I अगर कैंसिल आउट हुआ तो ओमेगा L बाई R। वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हो VC I इंटू XC मतलब I कैंसिल, अगर तुम दोनों को ही फर्दर फिर से सॉल्व करो तो ओमेगा मतलब क्या आता है, मैंने लिखा था 1/√LC। ओमेगा का वैल्यू लिखो एक बार, तो ओमेगा L, ओमेगा को रिप्लेस करो। ओमेगा को कैसे रिप्लेस करोगे ओमेगा इज इक्वल टू आ रहा था 1/√LC, आ रहा था ऐसे। XL इज इक्वल टू XC, यहाँ से रेजोनेंस का कंडीशन, इसको पुट करो ऐसे, ओमेगा को पुट करो, डोंट टॉक, ओमेगा को पुट करो या फिर यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, कहीं पे भी पुट करो, यहाँ करो, यहाँ करो, सेम ही आएगा। तो क्या आ रहा है देखो, L और L कैंसिल होके क्या आएगा, 1/R L/C। नीट के लिए ये वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Q फैक्टर वाला फार्मूला, 1/R/L/C। नीट या JEE कुछ भी ले लो, तो दोनों के लिए ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है। मैं हालांकि क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग को करने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Q फैक्टर को और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, लिखो, मैं Q फैक्टर को 3 तरीके से डिफाइन करूँगा, ठीक है। पहला वाला तरीका हो गया, पहला वाला तरीका क्या है, VL और VC बाई VR एट रेजोनेंस, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस बाई वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस पे ही क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, लिखो Q इज इक्वल टू 2π मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन L और C, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन L और C डिवाइडेड बाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन L और C डिवाइडेड बाई एनर्जी लॉस इन 1 टाइम पीरियड। अगर छाया वाला बुक में देखो, छाया पब्लिकेशन का बुक में, तो ये वाला फार्मूला तुमको मिलेगा, 2π मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन L और C बाय एनर्जी लॉस इन टाइम पीरियड। मैक्सिमम एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बोलो, मैक्सिमम एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बोलो। अगर L पे हो तो हाफ LI², अगर C के लिए लिखो तो हाफ CV²। ऑब्वियसली I की जगह में क्या आएगा, I0। मैक्सिमम तभी होगा
मैक्सिमम वैल्यू आई का क्या होता है, आई नॉट होता है। RMS क्या होता है, आई नॉट बाई रूट 2 होता है ना। फिर लिखा है एनर्जी लॉस इन वन टाइम पीरियड। मैंने अभी बताया कि एनर्जी लॉस किसके लिए होता है, कौन से सेगमेंट के लिए। एनर्जी लॉस बस किसके लिए होता है, रेजिस्टिव सर्किट के लिए होता है, बाकी के लिए नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होता है, 0। तो एनर्जी लॉस का फार्मूला क्या आ रहा था, ERMS, एक बार देख लो, ERMS इंटू IRMS आ रहा था। देखो ERMS इंटू IRMS, ERMS को क्या लिख सकते हो, E नॉट बाई रूट 2, IRMS को क्या लिख सकते हो, I नॉट बाई रूट 2। ये तो पावर हो गया, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी आता है ना। पावर मतलब क्या होता है, हीट बाय टाइम, तो मतलब एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी मतलब पावर इंटू टाइम। तो पावर की जगह में क्या आएगा बोलो, I नॉट इंटू E नॉट बाई 2T, ऐसे आता है। एनर्जी लॉस कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे होता है, ठीक है। अब देखो ई नॉट को क्या लिख सकते हो, V इजिकल टू IR, यानी E इजिकल टू IR लिख सकते हो। ई नॉट के जगह में लिख सकते हो, जैसे V इजिकल टू IR होता है वैसे E इजिकल टू IR, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ई नॉट के जगह में IR यानी I नॉट R, तो क्या लिखोगे, I नॉट R। एक बार देख लो, तो I नॉट स्क्वायर RT आ रहा है ना, पर नीचे एक 2 आ रहा है। तो जैसे नॉर्मल सर्किट के लिए होता है वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। नॉर्मल सर्किट के लिए जो होता है I स्क्वायर RT, यहाँ पे भी I स्क्वायर RT आ रहा है। बस I के जगह में क्या आएगा, ऐसे भी लिख सकते हो I स्क्वायर RT। I को बस क्या याद करके रखना है, IRMS मतलब क्या होता है बोलो, I नॉट बाई रूट 2। IRMS को पुट करो तो क्या आएगा बोलो, I नॉट स्क्वायर बाई रूट 2 का स्क्वायर 2, I नॉट स्क्वायर RT बाई 2 आ रहा है। तो पावर का फार्मूला DC AC के लिए सेम ही आता है। DC के लिए करंट कांस्टेंट होता है तो I स्क्वायर RT होगा, और यहाँ पे करंट जैसे वेरिएबल होता है तो मेरे को RMS वैल्यू लेना है तो IRMS स्क्वायर RT होगा, ठीक है, समझे हो। तो अगर ये वाला समझे हो तो यहाँ इसको कैंसिल कर दो, बस कैंसिल ही करना है और कुछ नहीं। हाफ को भी कैंसिल करो। टाइम पीरियड T मतलब क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर T इजिकल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इजिकल टू क्या होगा बोलो, 2 पाई बाई T। तो 2 पाई बाई T के जगह में लिखो ओमेगा L बाई आर। देखो 2 पाई बाई T के जगह में मैंने लिखा ओमेगा L बाई आर। अब पिछले वाला देखो, यहाँ पे ये भी क्या आ रहा था, ओमेगा L बाई आर आ रहा था, यह भी ओमेगा L बाई आर आ रहा है, मतलब सेम ही आ रहा है। फिर से क्या लिखोगे, 1 बाई आर रूट ओवर L बाई C, सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्यू फैक्टर का मैंने 2 डेफिनेशन बोला। पहला वाला डेफिनेशन वोल्टेज को लेके, दूसरे वाला डेफिनेशन एनर्जी को लेके, ठीक है, दूसरे वाला डेफिनेशन एनर्जी को लेके। अब तीसरे वाला डेफिनेशन में पावर को लेके कहूँगा। तीसरा वाला डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से तुमको प्रूफ मिल जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। तीसरा वाला इक्वेशन लिखो, तीसरे वाले इक्वेशन को लिखो। अब लिखो क्वालिटी फैक्टर का तीसरा वाला डेफिनेशन लिखो। क्वालिटी फैक्टर इज टू फाइंड Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा। डेफिनेशन लिखो पहले, Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा, मतलब इसका रेशियो होता है Q। What is this? Omega naught is the resonance frequency. Omega naught is the resonance frequency. ठीक है, and delta omega is the half power frequencies. Delta omega is the half power frequencies. अब ये वाला चीज़ तुमको अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, नहीं तो कुछ नहीं समझोगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से देखना है। देखो पावर का फॉर्मूला क्या आता है, क्या पता है तुम लोगों को, बोलो। पावर वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2 कॉस थीटा, यही पता है ना। तो क्वालिटी फैक्टर किस जगह के लिए डिफाइन होता है, जहाँ पे पावर मैक्सिमम पावर का क्या हो, आधा हो, मैक्सिमम पावर का आधा हो, ठीक है।
अब देखो मैक्सिमम पावर कितना है अभी देखो तुम लोग V0 I0/2 ये है ना मैक्सिमम पावर। और कोई भी पावर कितना होगा बोलो, cos थीटा को क्या लिख सकते हो, R/Z लिख सकते हो। अब बोलोगे ये वाला चीज़ कहाँ से आ रहा है, cos थीटा R/Z। इसके लिए पिछले वाला वीडियो देखना होगा। देखो मैं और एक बार बता रहा हूँ, XL माइनस XC ये आ रहा था, R आ रहा था ये वाला, Z आ रहा था ये वाला, है ना। इम्पीडेंस ट्रायंगल लास्ट वाला वीडियो में मैं दिखाया था, लास्ट क्लास का लेक्चर में। देखो कॉपी पलट के देखो जल्दी से, लिखाया था XL माइनस XC VL माइनस BC लिखाया था। तो अब Z और इसके R के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। अगर ये वाला XL माइनस XC हुआ तो इधर वाले में भी क्या लिख सकते हो, XC। तो cos थीटा क्या होगा बोलो, R/Z होगा। ये वाला वीडियो लास्ट वाला वीडियो में है, ठीक है। तो cos थीटा अगर R/Z हुआ तो मैंने अभी बताया कि कौन सी जगह के लिए देखना है कि जहाँ पे पावर मैक्सिमम पावर का क्या हो, आधा हो। तो लिखो P = Pmax/2 लिख सकते हो ऐसे। अब P = अगर Pmax/2 लिख सकते हो, P के जगह में तुम लोग फॉर्मूला पुट करो, कौन सा वाला, V0 I0 R/Z Pmax। V0 I0/2 सारे कैंसिल होगा। ये वाला आ रहा है। देखो Pmax की जगह में मैंने लिखा V0 I0/2, ऑलरेडी यहाँ पे 2 था, और P के जगह में मैंने ये लिखा। क्यों, क्योंकि मेरे को फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे किस पोजीशन पे P का वैल्यू मैक्सिमम का आधा हो, ठीक है। दैट इज़ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। मेरे को कौन सा चीज़ फाइंड आउट करना है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 2R = Z। Z को क्या लिख सकते हो तुम लोग, Z को लिख सकते हो, अभी मैंने कल लिखाया था R² प्लस, आज भी लिखाया था XL माइनस XC का स्क्वायर, इसका क्या रूट लिख सकते हो ना। कहीं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। एक सेकेंड बाद देख लेना दो। P को लिख रहा हूँ Pmax/2, यहाँ तक तो सही है। V0 I0/2 V0 I0/2 ये भी सही है। 2R = Z। ठीक है, अच्छा एक काम करो, एक सेकेंड, स्क्वायर करने से क्या आ रहा है बोलो, एक राइट साइड में R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में 2R आ रहा है ना। देखो अभी एक चीज़ यहाँ पे लिखो, इसको I0 को लिखो, तो I0 को क्या लिखोगे, V0/R। तो इसको क्या लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम पावर कब होता है डिसिपेशन, जहाँ पे XL और XC सेम होता है। मैक्सिमम पावर कब होता है डिसिपेशन, जहाँ पे XL XC सेम हो। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर तभी होगा जहाँ पे करंट सबसे ज़्यादा होगा। अब रेस्पॉन्स कर्व देखो एक बार, रेस्पॉन्स कर्व अगर देखोगे तो Z कहाँ कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है,
अगर जेड यहाँ पे कम है तो करंट कहाँ ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे। करंट कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, इस जगह पे। एक बार ये वाला कर्व में भी ड्रॉ कर लो, करंट वाला मैंने ड्रॉ करना भूल गया था। करंट वाला भी ड्रॉ करो एक बार जल्दी से ड्रॉ करो करंट वाला मैंने ड्रॉ करना भूल गया था। तो करंट मैक्सिमम कहाँ होगा, ये वाले ओमेगा पे, ओमेगा नॉट पे लिख सकते हो, ओमेगा नॉट पे, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट मैक्सिमम हुआ, अगर ये वाले पोजीशन पे करंट मैक्सिमम हुआ, लिखे हो, अगर ये वाले पोजीशन पे करंट मैक्सिमम हुआ तो उस जगह पे ही पावर मैक्सिमम भी होगा, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। और पावर अगर इसके लिए लिखो वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस थीटा, है ना। जैसे आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, कहाँ पे होता है, डीसी में। एसी में वी बाई जेड होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई जेड। तो एक काम करो, तुम लोग वी नॉट को वी नॉट रहने दो, आई नॉट को क्या लिख सकते हो, वी नॉट बाई जेड, यानी इसको लिख सकते हो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर इंटू आर। फिर इसको नहीं पुट करके इसको पुट करेंगे हम लोग, ये जगह को थोड़ा सा मिटा दो, ठीक है। पी के जगह में क्या लिखोगे, पी के जगह में लिखोगे वी नॉट स्क्वायर आर बाई 2 जेड स्क्वायर। पी मैक्स कितना आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर बाई 2r बाई 2। अब इसको तुम लोग सॉल्व करो, वी नॉट स्क्वायर आउट, 2 आउट, आर बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो, 1 बाई 2r, यानी फिर से यहाँ से क्या आएगा, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है जेड स्क्वायर। अब देखो ये वाला आ रहा है कि नहीं, सबका देखो। अब देखो मैंने क्या चेंज किया, कुछ नहीं, बस पी मैक्स जब भी होगा, पी मैक्स के जगह में देखो यहाँ पे एसी में आई इज इक्वल टू वी बाई जेड होता है, तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड होना चाहिए। अब मैक्सिमम जब भी होगा जेड का वैल्यू क्या होगा बोलो, आर। तो वी नॉट को मैंने वी नॉट रखा, आई नॉट को मैं लिख सकता हूँ वी नॉट बाई जेड। जेड का वैल्यू कौन लेगा मैक्सिमम में, आर लेगा, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2r। और कोई भी टाइम में, मतलब एट एनी टाइम, अगर एट एनी टाइम जो पी है ये मैक्स के टाइम में तो जेड इज इक्वल टू आर हुआ। अगर कोई भी टाइम हो तो वहाँ पे वी नॉट को वी नॉट, आई नॉट को क्या लिखोगे, आई नॉट को लिखोगे वी नॉट बाई, आई नॉट को लिखोगे वी नॉट बाई जेड, और 2 को 2 वी नॉट बाई जेड, यानी वी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर 2 इंटू जेड स्क्वायर आर। आ रहा है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, मैं इसको लेके चलूँगा अगले वाले साइड पे इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। z इज इक्वल टू क्या आता है बोलो, z इज इक्वल टू आता है मेरा r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। रूट आता है लेकिन z का स्क्वायर है तो रूट नहीं आएगा। अब दोनों तरफ में क्या करो, दोनों तरफ में r को कैंसिल करो, एक r कैंसिल होगा, ठीक है। एक आर कैंसिल होके एक आर बचा, एक्सएल माइनस एक सी का स्क्वायर होगा, ठीक है। एक्सएल मतलब लिख सकते हो ओमेगा एल, एक सी मतलब लिख सकते हो 1 बाई ओमेगा सी। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, रूट को हटा दो, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर लिख सकते हो। है कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हो ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर को हटाओ तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, प्लस माइनस आएगा, हाँ। तो एक इक्वेशन से बन रहा है, कौन सा वाला इक्वेशन है मैं लिखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर माइनस इसको तो पहले ऐसे लिखो, एक प्लस आर बनेगा और दूसरा माइनस आर बनेगा, है ना। इसको तुम लोग ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हो। एक काम करो, आर को इधर लेके आओ, ऐसे तो लिख ही सकते हो। तुम पूरी इक्वेशन को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बोलो, और ये वाला ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा आएगा। और पूरे को तुम एल से डिवाइड करो, अगर एल से डिवाइड करोगे तो ये वाला एल हटा, यहाँ पे आएगा एल और यहाँ पे आएगा एल।
मैंने क्या किया, बस पूरे इक्वेशन को मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड किया। इधर भी वही करूँगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड। तो दो इक्वेशन आ रहा है, दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों के दोनों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ, देखो दो इक्वेशन आ रहे हैं, दोनों इक्वेशन को तुम लोग पूरा इसको पूरा तुमको याद रखना नहीं है, फिर भी मैं लिख ही दे रहा हूँ। आर स्क्वायर माइनस 4ab, 4ab के जगह में क्या आ रहा है, आएगा। देखो माइनस बी क्या है, माइनस आर बाई एल। तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर मतलब आर माइनस आर बाई एल का स्क्वायर, माइनस 4ac। 4a के जगह में क्या है, 1 है, सी के जगह में माइनस 1 बाई एल सी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को सॉल्व करना आता होगा, मैंने बस क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन ही डाला है। और एक बार समझाओ, ये वाला समझो, माइनस बी मतलब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका फार्मूला क्या होता है बोलो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। अब ए के जगह में क्या है बोलो, 1 है, तो 2a, 2 आया। बी के जगह में क्या है, माइनस आर बाई एल, तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस आर बाई एल, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या बचेगा बोलो, आर बाई एल बचेगा। फिर बी स्क्वायर मतलब माइनस आर बाई एल का स्क्वायर माइनस 4ac लिखा मैंने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं है, जिसको हटाओ। ऐसे ही ओमेगा 2 भी आएगा, ओमेगा 2 भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा था तो प्लस आ रहा था, तो प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है यहाँ पे तो प्लस आ रहा था, तो ओमेगा 2 भी वैसे ही आएगा, सेम टू सेम, पर आएगा एक प्लस। यहाँ पे ये माइनस आएगा, ठीक है। तो ओमेगा 1 आया, ओमेगा 2 आया। अगर तुम दोनों को माइनस करो, देखो ये वाला जो टर्म है, कौन सा वाला टर्म बोलो, ये वाला टर्म, दोनों तो सेम है, आउट होगा। आर बाई एल माइनस आर बाई एल है ना, 2 बचा, ये वाला टर्म कैंसिल होगा क्योंकि दोनों का ये वाला टर्म क्या है, सेम है। तो बचा कौन सा, आर बाई एल माइनस आर बाई एल। आर बाई एल नहीं, नीचे एक 2 है, तो आर बाई 2l माइनस, तो कितना बचेगा बोलो, आर बाई एल। तो डेल्टा ओमेगा कितना बचा, आर बाई एल। डेल्टा ओमेगा अगर ऐसा हुआ तो ओमेगा नॉट कितना होगा, है ना। मैंने अभी लिखाया था कि इसको 2 इंटू डेल्टा ओमेगा लिखो, डेल्टा ओमेगा नहीं, 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। मैंने अभी क्यू फैक्टर क्या लिखाया था, डेल्टा ओमेगा बाई, सॉरी ओमेगा नॉट बाई लिखाया था अभी, ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा मैंने लिखाया था, बोलो। तो उसको पुट करो एक बार, ओमेगा नॉट को पुट करो, कितना है ओमेगा नॉट, ओमेगा 1 बाई एल सी 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा कितना आ रहा है बोलो, आर बाई एल आ रहा है, आर बाई एल। देखो ये वाला जगह देखो, 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा क्यों, क्योंकि मैं दोनों को माइनस कर रहा हूँ। अब 2 डेल्टा ओमेगा क्यों लिख रहा हूँ उसका भी रीज़न है, मैं बताऊँगा, लिख लो, मैं बताऊँगा। यह भी आ रहा है आपका 1 बाई आर रूट ओवर एल बाई सी। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ से भी आ रहा है। देखो मैं समझाता हूँ एक बार। मैंने इसको 2 इंटू डेल्टा ओमेगा क्यों लिखा, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न के लिए यह जगह देखना होगा एक बार। इसको पहले छोटा कर दूँ, देखो मैंने बताया था हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर क्यों कहता हूँ, अगर करंट सबसे ज़्यादा होगा तो पावर भी ज़्यादा होगा। करंट कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है सबसे ज़्यादा, ओमेगा नॉट पे, है ना। करंट कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है बोलो, ओमेगा नॉट पे। कैसा कर्व आ रहा था, रेस्पॉन्स कर्व देखो एक बार, रेस्पॉन्स कर्व किधर है, ये वाला। तो कैसा आ रहा था, ऐसे आ रहा था करंट। पावर भी ऐसे आएगा।
तो पावर भी वैसे ही आएगा, पावर को तुम लोग लिखोगे वैसे ही। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब जिस भी जगह पे पावर जो मैक्सिमम पावर है उसका क्या होगा, आधा। तो कौन सी जगह पे आधा होगा, बोलो दो जगह हो रहा है ऐसे। कौन सा दो जगह हो रहा है, बोलो ये दोनों जगह ना, जहाँ पे मैक्सिमम पावर का क्या बन रहा है, आधा। एक को तुम नाम दो ω1, दूसरे को ω2। तो इन दोनों के जो बीच में जो गैप है उसको क्या लिखोगे, तो कितना आ रहा है, 2 डेल्टा ओमेगा आ रहा है, इसको डेल्टा ओमेगा, इसको भी। तो टोटल ये वाला कितना है, R बाई कितना है बोलो, R बाई एल। हम लोगों ने निकल भी लिया था R बाई एल। तो ये वाला क्या है, ये वाला है मैक्सिमम पावर बाई 2, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, ये वाला ग्राफ भी कभी कभार क्वेश्चन में पूछता है बोर्ड्स में। ठीक है, ये वाला ग्राफ याद रखना। ठीक है, और ये वाला पॉइंटिंग। मान लो कि तुमको ये वाला ग्राफ देके क्वेश्चन पूछा है, तो ग्राफ में ये वाला 2 पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट दे दिया, तो उसका बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या लिखोगे, R बाई एल, है ना। तो इसको कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर हम लोग का ख़त्म हो गया। ओके, ठीक है, अब लिखो तुम लोग लास्ट टॉपिक ट्रांसफार्मर। बस यही वाला बचा है, बाकी तो सारे ख़त्म हो गया। ट्रांसफार्मर, ठीक है, लिखो, ख़त्म कर देते हैं आज। नेक्स्ट डे और एक वीडियो मैं बनाऊंगा जहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी सारे जितने भी सारे क्वेश्चन थे। मैंने टॉपिक लिखा था, क्या क्या बचा हुआ है एक बार देखो तो। जनरेटर, चोक कॉयल, अच्छा चोक कॉयल मेरे को बताना है। छोटा छोटा जो टॉपिक है, चोक कॉयल और फिल्टर सर्किट, ये सब में बोर्ड में कम ही क्वेश्चन आता है। मैं फिल्टर सर्किट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 सेकेंड 2 मिनट लगेगा बस। XL इजिकल टू ω_L और XC इजिकल टू क्या आता है, 1/ωc। देखो सुनना, ध्यान से सुनना, ओमेगा मतलब 2πfl। सुनो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो XL क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो XL बढ़ा। अगर XL ज़्यादा होगा तो करंट I इजिकल टू क्या आता है, बोलो V/XL। XL अगर बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा होगा तो XL बढ़ेगा, तो करंट क्या होगा, घटेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर कम हुआ तो उल्टा होगा, फ्रीक्वेंसी कम तो XL ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो XL भी कम और करंट ज़्यादा। तो लो फ्रीक्वेंसी करंट को एक इंडक्टर क्या कर देता है, पास कर देता है। और एक बार बोल देता हूँ, लो फ्रीक्वेंसी करंट को इंडक्टर पास कर देता है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, लो पास फिल्टर। वैसे कैपेसिटर में अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो XC क्या होगा, कम। XC कम होगा तो करंट ज़्यादा। तो कैपेसिटर में अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर करंट को इजीली पास करेगा। इसलिए कैपेसिटर को क्या कहते हैं हम लोग, हाई पास फिल्टर, और इंडक्टर को लो पास फिल्टर। ये दोनों चीज़ MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर और चोक कॉयल, दोनों चीज़ बाकी है। एक काम करते हैं, दोनों चीज़ अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर चोक कॉयल अगले वीडियो में करते हैं, और उसके साथ साथ, क्योंकि 15-20 मिनट लगेगा, उसके साथ साथ हम लोग बाकी के मतलब टोटल जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू।